वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब उसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, या बोले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो चलिए फिर फटाफट से आज की इस क्लास को शुरू किया जाए। तो स्टूडेंट्स आज अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की। अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पहले फाइंड आउट कर ली है एक पूरे चार्जेस के सिस्टम की वजह से कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को प्लेस किया जाता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ये देखो, मान लेते हैं ये अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल प्लेस कर रखा है। ये लो भाई, यहां पे एक चार्ज है और यहां पे भी एक चार्ज है, ठीक है। ये माइनस ऑफ क्यू चार्ज रखा हुआ है मान लेते हैं पॉइंट ए पे, और एक प्लस ऑफ क्यू चार्ज रखा हुआ है मान लेते हैं पॉइंट बी पे। ये डायपोल रखा हुआ है। डायपोल को अपन ने एक स्पेसिफिक एंगल पे अलाइन किया है, क्योंकि ना अपन 90 डिग्री पे करना चाहते हैं ना इसको 0 या 180 पे, क्योंकि अपन जानते हैं कि भाई 90 पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, 0 अगर एंगल हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाता है। तो एक स्पेसिफिक एंगल लेके अपन चलते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल रखा हुआ है। डायपोल की जो लेंथ होती है बच्चों वो अपन जानते हैं कितनी लेके चल रहे हैं, 2a। ये 2a इसकी लेंथ है। इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस है वो सेपरेटेड है। अब जब डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टॉर्क अप्लाई करती है, उस पर टॉर्क जनरेट करती है, और ये डायपोल क्या होता है अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। और वो टॉर्क कितना होता है अपन जानते हैं, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं, आपने पढ़ा होगा, आप भी जानते होंगे। लास्ट चैप्टर में अपन ने निकाला था कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये डायपोल। वो एक्सपीरियंस करेगा पीई साइन थीटा, या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर अपन इसको बोलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में इसको दे रहा हूं। यहां पे पी क्या है, डायपोल मोमेंट है डायपोल का, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ये जो एंगल थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, तो इतना डायपोल, इतना टॉर्क ये डायपोल एक्सपीरियंस करता है यहां पे। चलो भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मान लो कि मैंने इस डायपोल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको अपनी जगह पे बना रखा है, इसको यहां पे पकड़ रखा है। मैंने फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सटर्नल फोर्स इस पे से क्या की, रिमूव कर दी। तो एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना काम किया, इसको रोटेट करना स्टार्ट किया इस टॉर्क से, और इसको रोटेट कर दिया मान लेते हैं एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए θ2 एंगल से कहां तक, θ1 तक। कहां से कहां तक रोटेट कर दिया, θ2 से θ1 तक। ये जो एंगल है फिलहाल इनिशियल पोजीशन का, ये एंगल अपन मान के चल रहे हैं कितना है, θ2 है भाई, ठीक है। इस θ2 एंगल से इसको इधर रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, कहां तक, मान लो भाई θ1 तक रोटेट कर दिया इसको। ये लो इस टाइप से, पहले ऐसे था वैसे हो गया। ये माइनस ऑफ क्यू यहां पे आ गया और ये प्लस ऑफ क्यू यहां पे चला गया, ये रोटेट हो गया। तो यहां पे ये जो अब एंगल बन रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, देखो ये वाला एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी नई पोजीशन डायपोल की, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल अपन मान लेते हैं बच्चों θ1 है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायपोल को अपने एक्सिस पे रोटेट कर दिया फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम θ2 से θ1 तक, और जैसे ही θ1 पे आया मान लो मैंने वापस एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको अपनी जगह पे रोक दिया। वरना अपन जानते हैं ये तो रोटेट होता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन ना हो जाए, जब तक ये एंगल 0 ना बन जाए तब तक टॉर्क इस पे एक्ट करता रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, रिमूव करते इसने रोटेट करना स्टार्ट किया। मान लो θ2 से θ1 तक आ गया तो अपन ने फिर से इसको वहीं पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक दिया। चलो भाई, तो इस को रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्क डन करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स को वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा भाई, θ2 से θ1 तक रोटेट करने में, तो डी थीटा
वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये θ2 से θ1 आया तो इसने इतना वर्क डन करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को। चलो भाई, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो θ2 से θ1 भाई PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा, कांस्टेंट क्वांटिटी PE तो बाहर आ जाएगी और जो एंगल पे डिपेंडेंट चीज है वो अंदर रह जाएगी। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस ऑफ कोस थीटा, तो ये माइनस बाहर और ये बचा आपका कोस थीटा और लिमिट चल रही है θ2 टू θ1। ठीक है, इसको अगर अपन फर्दर सोल्व करें तो क्या बनेगा माइनस PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको इधर सोल्व करते हैं, इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो कितना बन जाएगा PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। इतना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड को करना पड़ेगा इस डायपोल को ये टॉर्क लगा के θ2 से θ1 तक रोटेट करने में। अब मान लो मैं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके इस डायपोल को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करना चाहता हूं। एक रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करके जो टॉर्क इस वाले टॉर्क को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे और इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाए। मतलब वापस मैं इसको चाहता हूं θ1 से θ2 तक रोटेट हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो उस केस में एक्सटर्नल एजेंसी को अपन को कितना वर्क डन करना होगा, अगेन इतना ही वर्क डन अपन इसको वापस कर दे तो ये फिर से θ1 से θ2 पे आ जाएगा, बट इन द नेगेटिव सेंस अपन जानते हैं। तो मैं ये बोल दूं भाई एक्सटर्नल एजेंसी कितना वर्क डन करेगी इस डायपोल को वापस θ1 से θ2 तक रोटेट करने में, कितना करेगी भाई नेगेटिव सेंस में PE कोस θ2 माइनस कोस θ1। जितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया उतना ही इक्वल वर्क डन फिर से कर दो, बट इन नेगेटिव सेंस, तो वापस आपका डायपोल क्या है ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो वापस अपन ने ये वर्क डन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये वर्क डन जो अपन ने किया है इसके नीचे आप WE लिख सकते हो, इसको कुछ और सिंबलाइज कर सकते हो ध्यान रखने के लिए। बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन है और ये जो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन करेगी इसको θ1 से θ2 तक रोटेट करने में। तो एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क डन किया, इस नेगेटिव को अंदर डाल दो, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये फॉर्मूला बच्चों यहां पे बन के आया, ध्यान रखना। ठीक है, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। θ1 वो एंगल है जिस एंगल से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको कहां से चल रहे हो, और θ2 फाइनल पोजीशन कहां तक चल रहे हो। देखो θ1 से स्टार्ट किया θ2 तक, तो अपना फॉर्मूला क्या अपना वर्क डन का PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब अपन एक बात जानते हैं कि जो वर्क डन आपने इस सिस्टम में किया वो वर्क डन क्या होगा, इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है मैं इस W को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, सिंपली भाई सिंपली U से रिप्लेस कर सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, तो U इज इक्वल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, क्योंकि जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन ही क्या होता है सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसी वर्क डन को अपन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी इस डायपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। θ1 इनिशियल पोजीशन है, θ2 आपकी फाइनल पोजीशन है। अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गया, जब मान लो आप इसको वापस एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से इसको आप ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर रहे हो, तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन इस पे 0 होना चाहिए। और ये बात इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताई थी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको एक्सेलरेट करके वापस यहां पे लेके आओगे तब एक्सेलरेट करने पे क्या होगा, इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स और एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे मान लो आप कार में बैठते हो, अब जो कार है वो क्या है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो जैसे ही कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है आप पे एक फोर्स लगती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, आप पीछे की तरफ मूव करते हो, तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होती है F इक्वल टू ma से, ठीक है, आपके इनर्शिया की वजह से। और ऐसा ही काम होता है जब मान लो जो कार है वो डी एक्सेलरेट होती है, डी एक्सेलरेट होने पे क्या होता है, अगेन
फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्विच हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, डी एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे आप इसको एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अल्फा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है भैया चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ये dv बाई dt होता है वैसे डी ओमेगा बाई dt। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को मान लो टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज करते हो तब क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया तो फिर क्या होगी, इस डायपोल पे एक एक्स्ट्रा टॉर्क, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। अपन नहीं चाहते कि किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा फोर्स, किसी भी टाइप की एडिशनल फोर्स इस डायपोल पे एक्ट करे। अपन ये चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ये डायपोल हो, इन दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है, बस ये दोनों रहने चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो होना चाहिए, किसी भी टाइप के एक्सटर्नल फोर्स का डिस्टर्बेंस अपन यहाँ पे नहीं चाहते। इसलिए एक बात ध्यान रखनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए आपका, 0। और इस चैप्टर में हर केस में ये बात बस ध्यान रख के चलनी है अपन को कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0। चार्ज को मूव कर रहे हो विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेट कर दोगे तो फिर कुछ फोर्सेस और अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के रिलेशन से जो अपन ये जो फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई पोटेंशियल एनर्जी की ड्यू टू ए डायपोल। अब देखो, अगर मान लो θ1 कितना हो, π/2 हो, मान लो π/2 से रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। π/2 बच्चों वो पोजीशन होगी जिस पोजीशन में टॉर्क मैक्सिमम होता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, PE sin θ, जब P और E के बीच में एंगल कितना हो, π/2 और 90 हो। तो मान लो कि अगर अपन π/2 से इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक रोटेट कर रहे हैं, किसी भी एंगल, जनरल एंगल θ तक रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, PE और cos π/2 कितना हो जाएगा, 0, और ये माइनस cos θ। तो u इज इक्वल टू, मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट भी मैं इसको बोल सकता हूं। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है डायपोल की इन दिस केस, ठीक है। और इस रिलेशन को आप डिराइव कर सकते हो, जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी वाला पीछे रिलेशन निकाला था 3 चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उससे भी इसको डिराइव किया जा सकता है, बट उस डिस्कशन में अपन नहीं जाएंगे, ये जनरल सिंपल सा ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर, इस केस में इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई। टॉर्क कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रही थी वो था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर इस केस में। तो दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो बच्चों, 2 बात ध्यान रखनी है। पहली बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है P वेक्टर में और E वेक्टर में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर डायपोल मोमेंट में, देखो डायपोल मोमेंट क्या होगा, माइनस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q होता है डायपोल मोमेंट P वेक्टर की डायरेक्शन। मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी, ये देखो, ये P वेक्टर होगा कि नहीं होगा, माइनस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q। तो P वेक्टर में और इस E वेक्टर में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अपन क्या बोलेंगे, डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये देखो तभी तक तो रोटेट होगा जब तक कि P और E जो है उनके बीच में एंगल 0 ना हो जाए। जैसे ही P और E के बीच में एंगल 0 होगा, डायपोल क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद में टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, फर्दर रोटेट नहीं होगा, तो उस पोजीशन को बोल देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा अपना होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों चीजें ध्यान रखना, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बच्चों ये है कि P वेक्टर में डायपोल मोमेंट में एंड E वेक्टर में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, मैं P और E की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि डायपोल के एक्सिस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल,
अरे भाई डायपोल का जो एक्सिस है उसकी एक डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है अपन ने, -Q टू +Q। तो ध्यान रखना डायपोल का एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब -Q टू +Q इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाए, मतलब कि ये -Q इधर आ जाए और +Q इधर चला जाए, पूरा 180 डिग्री का एंगल बन जाए P वेक्टर में और E वेक्टर में, उस केस को बोलते हैं बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों बातें ध्यान रखनी, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां से कुछ फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी स्कूल में हो 11th 12th में ना स्टेबल हो, जब कॉलेज में जाओगे तब धीरे धीरे अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाओगे, फिर किसी की भी नहीं सुनोगे। हाँ बस ये बातें करवा लो, पढ़ना तो है नहीं अपन को। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के अलोंग, मतलब कि जो डायपोल की एक्सिस है, आपको ये दे रखा है कि जो डायपोल की एक्सिस है वो डायपोल की एक्सिस पैरेलल है बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये देखो डायपोल है पूरा 2A यहां से यहां तक, इस डायपोल की एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब एक्सिस पैरेलल है तो इसका मतलब मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता इस पॉइंट पे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। भाई अगर मैं -Q इधर रख दूं +Q इधर रख दूं तो उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं -Q इधर रख दूं +Q इधर रख दूं तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के 180 डिग्री हो जाएगी, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और दोनों ही केस में इसकी एक्सिस जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। तो एक्सिस अलग चीज है और डायपोल मोमेंट अलग चीज है, दोनों बातें समझ के चलना। तो डायपोल की एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। पहली बात देखो क्या फाइंड आउट करना पूछ रहा है आपको, पहली बात पूछ रहा है आपको वर्क डन, आपको फाइंड करना है वर्क डन इस डायपोल को रोटेट करने में, टू रोटेट अंटिल कब तक रोटेट करना है, जब तक कि P वेक्टर और E वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल ना हो जाए। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जब तक P वेक्टर और E वेक्टर एंटी पैरेलल ना हो जाए तब तक इसको रोटेट करना है। अब देखो इस बात में समझना है अपन को, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इनिशियली डायपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हुआ। अब सोचो भाई इनिशियल पोजीशन ये है, इस पोजीशन से स्टार्ट करके कहां तक रोटेट करना है, जब तक कि P वेक्टर और E वेक्टर क्या ना हो जाए, आपके एंटी पैरेलल ना हो जाए। इसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन में क्या हो, पैरेलल हो। भाई इस केस में इसका मतलब ये यहां -Q रखा हुआ है, यहां +Q रखा हुआ है। P वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनेगी भाई, P वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ये बन जाएगी, ये P वेक्टर बन जाएगा आपका -Q से +Q। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। आपको इसको रोटेट करना है, कहां तक रोटेट करना है, जब तक कि आपका P और E एंटी पैरेलल ना हो जाए। जो P है वो E के एंटी पैरेलल, मतलब कि ये पूरा रोटेट होके ऐसे ना हो जाए, P इस तरफ E इस तरफ। उस वर्क डन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, पहली बात। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात आपको यहां पे पूछ रहे हैं, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, आप इसको रोटेट करना स्टार्ट करो, कब तक, जब तक कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम ना हो जाए। ठीक है, इस इनिशियल पोजीशन से रोटेट करना है, कब तक रोटेट करना है, उस केस तक रोटेट करना है जब तक कि आपका टॉर्क जो होता है इस डायपोल पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम होना चाहिए। उस कॉन्फ़िगरेशन तक लेके जाओ और फिर बताओ आपने कितना वर्क डन किया। दोनों क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आंसर करते हैं फटाफट इसका। देखो फर्स्ट का आंसर बड़ा ही सिंपल है भाई, कहां से चलना है, दैट इज θ1। कहां से चलना है भैया, 0 डिग्री, P में E में एंगल देखो 0 डिग्री। कहां तक चलना है, θ2, जब तक कि एंटी पैरेलल ना हो जाओ, दैट इज 180 डिग्री। सीधी सी मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। क्वेश्चन में घुमा फिरा के आपको ये पूछना चाह रहा है, यहां तक चलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायपोल मोमेंट की आपको वैल्यू नहीं दे रखी है,
तो अपन जानते हैं भैया वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पीई। अगर वैल्यू दी हो तो यहाँ पे पुट कर देना, अदरवाइज ठीक है। कोस थीटा वन कितना 0 माइनस कोस थीटा टू कितना 180, कोस 0 1, कोस 180 -1, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 पी। वर्क डन कितना बनेगा इस केस में 2 पीई। ये ध्यान रखना भाई। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें 2 पीई होगी भाई। डायरेक्टली भी पूछ लेता है, इनडायरेक्टली भी घुमा फिरा के पूछ सकता है क्वेश्चन को। अच्छा दूसरा देखो क्या बोल रहा है इसका सेकंड। ये बोल रहा है कि भाई आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है इन द केस टॉर्क मैक्सिमम। मतलब आपको यहां से रोटेट करना है कब तक, जब तक कि इस डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क जो है वो मैक्सिमम ना हो जाए। अपन जानते हैं भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टॉर्क कितना अप्लाई करती है, पीई साइन थीटा। और मैक्सिमम कब होता है, जब ये एंगल थीटा कितना हो भैया 90 डिग्री। जैसे ही ये 90 डिग्री पे प्लेस होता है टॉर्क मैक्सिमम हो जाता है। मतलब आपको कहां से कहां तक चलना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कहां से कहां तक चलना है, इनिशियल पोजीशन वही है 0 डिग्री से, कहां तक चलना है टॉर्क मैक्सिमम दैट इज 90 तक। ठीक है, तो भाई कितना बनेगा बताओ, वर्क डन कितना होगा। अब देखो 2 पीई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। यहां से पूरा यहां तक रोटेट करने में 2 पीई बना, तो यहां से अगर मैं यहां तक रोटेट करूं तो कितना बनेगा, पीई बनना चाहिए। समझ रहे हो भाई, इसको यहां से आप पूरा यहां तक रोटेट कर रहे हो तो 2 पीई बन रहा है। तो यहां से इसको यहां तक रोटेट करने में ये वर्क डन कितना होगा, पीई होगा ना, इसका हाफ होगा, तो पीई बनना चाहिए। तो पीई कोस, देखो भाई कोस 0 माइनस कोस 90, कोस 90 0, कोस 0 1, क्या बना वर्क डन आपका पीई। ये लो भाई, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा 0 से 90 तक, और इतना वर्क डन करना पड़ेगा 0 से 180 तक। ठीक है, ये स्टेबल से अनस्टेबल तक का वर्क हुआ, और ये आपका 0 से स्टेबल से 90 डिग्री तक का वर्क डन हुआ। अब क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है आपको, अनस्टेबल से स्टेबल पूछ सकता है, और ऐसे इनडायरेक्टली घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, देखो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट। मतलब कि डायपोल मोमेंट दे रखा आपको इतना, फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कहां से रोटेट करना है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। कहां तक करना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तक। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दे दी डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए अनस्टेबल का मतलब 180, स्टेबल का मतलब 0। कहां से चलना है, कहां तक चलना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है यूनिफॉर्म, जिसकी वैल्यू है इतनी, और डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है इतना, P दे दिया, E दे दिया, थीटा 1 दे दिया, थीटा 2 दे दिया। फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो भाई W = PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये होता है। ये बात तो अपन जानते हैं। अब देखो गिवन क्या क्या अपन को, थीटा 1 बच्चों कहाँ से चलना है, इस बार 180 से चलना है स्टेबल से। कहाँ तक चलना है, स्टेबल तक चलना है। P की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻8 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखना, सारी यूनिट जो है वो SI में कन्वर्ट होनी चाहिए, SI में कन्वर्ट होनी चाहिए। अगर SI में नहीं दी हुई है तो कन्वर्ट कर लेना। ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे पुट करनी है फॉर्मूले में, अपना काम हो जाएगा। देखो वर्क डन P कितना है भाई, 3 × 10⁻⁻8 × 10⁻³ कोस 180 माइनस कोस 0। ये 1 बना, ये -1 बना, -2 बना, तो ये क्या बना देखो भाई 3 × 10⁻⁻5
इंटू माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5। इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा भाई अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेके जाने में। भूल मत जाना भाई, यूनिट जरूर लगा देना जूल। वर्क की कितनी होती है या पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है, यूनिट जरूर लगा देना। पिछले क्वेश्चन में शायद यूनिट नहीं लगाई थी अपन ने। अगर आपको वैल्यू दी हो, देखो पी और ई की, तो रख देना, यूनिट जरूर लगाना। अगर नहीं दी हो तब भी इसको सोल्व अप करके जो भी आपका आंसर बनता है, जैसे 2PE बना था या PE बना था, तो उसके बाद में उसकी यूनिट जरूर लिख देना, PE जूल या 2PE जूल। ठीक है, ये हुआ अपना सिंपल सा इक्वेशन यहां से। तो आज के लेक्चर को करते हैं बच्चों यहीं पे खत्म, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फेराडे केज और कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए एरो फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू।